हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया था दोस्तों, जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों 9th स्टैंडर्ड के पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है दोस्तों, जिसका नाम है पोस्ट वर्ल्ड वॉर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। आज हम इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, इसके 2 लेक्चर ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर लिए थे। तो हमने देखा कि बेसिकली ये चैप्टर्स के अंदर और 2 लेक्चर के जो कंटेंट है वो बाकी रह गए, यानी कि आज एक लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 3 और इसके बाद एक और लेक्चर लेकर आ जाऊंगा लेक्चर नंबर 4। उसमें ये पूरी चैप्टर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। और जैसा मैंने बताया था कि ये चैप्टर वाकई में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको वर्ल्ड वॉर के बारे में भी पढ़ने मिला था कि पहला वर्ल्ड वॉर जो था, प्रथम विश्व युद्ध, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसमें बहुत सारे देश मिलकर लड़ाई किए थे वर्ल्ड के लेवल पे, वो कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, कौन से देश शामिल थे, वो बताया था। फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर भी ऑलरेडी बताया। फिर आपको बताया कि जैसे ही सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था तो एक कोल्ड वॉर चालू हो गया था। किसके किसके बीच में चालू हो गया था कोल्ड वॉर? एक पावरफुल कंट्री था अमेरिका, दूसरा पावरफुल कंट्री का ग्रुप था जिसका नाम था सोवियत यूनियन, या फिर आप बोल लो सोवियत नेशंस। ठीक है, एक तरीके से रशिया, जो आज के डेट में रशिया है। ठीक है, तो ये दोनों जो कंट्रीज थे ये आपस में लड़ रहे थे। कैसे लड़ रहे थे? हथियार से नहीं लड़ रहे थे, ये बातों से लड़ रहे थे और एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका चाहता था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं वर्ल्ड में, सोवियत यूनियन चाहता था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं। ठीक है, तो ये दोनों में एक मतभेद चल रहा था, उसी को कोल्ड वॉर बोलते हैं। तो ये जो कोल्ड वॉर का मैंने एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको लेक्चर नंबर 2 में दे दिया था, तो उसके आगे आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हमारे आज के इस वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में, कि ये जो कोल्ड वॉर है इसका क्या क्या इफेक्ट्स हुआ है, यानी कि क्या क्या परिणाम हमें देखने मिला, ये कोल्ड वॉर के वजह से क्या क्या चीजें और क्या क्या चेंजेस होने लगे, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर से देख लीजिएगा। और साथ ही में आपके जो बाकी के सब्जेक्ट्स है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, साइंस और मैथ्स, ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साइंस और मैथ्स, ये सब के सब वीडियोस ऑलरेडी हमने अपलोड करके रखे हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर। आप जाओ प्लेलिस्ट के अंदर ढूंढो, आपको हर वीडियो जो है चुटकी बजाते ही मिल जाएगा और आप आराम से देखना उसको और अच्छे से देखते हुए कंसेप्चुअल नॉलेज को क्लियर कर लेना। ठीक है, और साथ ही में जो हमारे दूसरे चैनल्स है उसको भी आप नजर डाल सकते हो। चैनल के अंदर जाओगे तो बहुत सारे चैनल्स हमने अलग अलग क्रिएट किए हुए हैं, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो आप सभी तो जानते ही हो, आप मुझसे कनेक्टेड हो, तो आपको पता होगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप प्लीज जाके विजिट करो और चैनल पसंद आएगा तो सब्सक्राइब कर देना। साथ ही में अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, जो कि मुझे लगता है कि आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाला है। जैसे कि सबसे पहला चीज अगर मैं आपको हेडिंग के तौर पे बताऊं कि आज हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट्स, यानी कि ये जो कोल्ड वॉर हमने लेक्चर नंबर 2 में पढ़ा था, इसका क्या इफेक्ट्स है। तो इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर, ठीक है ना, शीत युद्ध। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है? शीत, कोल्ड का मतलब शीत होता है, वार का मतलब युद्ध होता है। शीत युद्ध यानी कि ठंडे दिमाग से लड़ा जाने वाला युद्ध, विदाउट एनी हथियार, विदाउट एनी आर्म्स। ठीक है ना, बिना किसी बंदूक के, बिना किसी इसके। तो वो जो लड़ाई लड़ी जाती है, जैसे होता है ना कि कोई हमारा दोस्त होता है बाद में दुश्मन बन जाता है, दुश्मन नहीं बनता लेकिन हम उससे बात नहीं करते हैं, लेकिन भले ही हम लोग को अच्छा नहीं लगता उसके साथ बात करना, तो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको मार के नहीं आते, हम लोग उससे नफरत करने लगते हैं, हम कुछ किसी और तरीके से हम लोग सोचने लगते हैं। तो इस प्रकार का जो चीज होता है ना, उसको कोल्ड वॉर होता है। तो सेम अमेरिका और जो रशिया था, यानी सोवियत नेशन जो था, ये आपस में कहीं ना कहीं क्या थे, एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन वो पब्लिकली नहीं जाहिर करते थे, क्योंकि यार पब्लिकली जाहिर करेंगे तो बाकी के कंट्रीज जो छोटे छोटे हैं वो क्या सोचेंगे, अरे यार ये तो बच्चे के जैसे लड़ रहे हैं, अरे यार ये तो मतलब सुपर पावर होने के बावजूद ये लोग क्या कर रहे हैं, आपस में लड़के। और जो डिस्ट्रक्शन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में देखी गई थी, वो डिस्ट्रक्शन वापस ना हो, यानी कि जो तबाही देखने मिली थी और इकोनॉमिक कंडीशन की वाट लग गई थी पूरी, ये चीज ना हो दोस्तों। इसीलिए ये लोग ने तय किया था कि हम फिजिकली नहीं लड़ेंगे, हम हथियार से नहीं लड़ेंगे, हम जो है वो एक तरीके से बातों बातों से और अलग अलग चीजों के हैसियत से लड़ेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ थे ये लोग। ठीक है, तो हो क्या रहा था, इफेक्ट्स मतलब क्या क्या चीजें हुई, ये हम लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल तरीके से मैं बात करूं कि इसमें क्या क्या घटनाएं हुई, ओके, तो सबसे पहला इफेक्ट ये हो सकता है दोस्तों कि यार ये लोग कहीं ना कहीं, अमेरिका चाहता था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं, फिर जो आपका दूसरा जो सोवियत कंट्री है, सोवियत नेशन जो है, वो चाहता था कि मैं सुपर पावर बन जाऊं। तो दोनों ही अपने अपने तरीके से लगे हुए थे। तो बेसिकली हुआ ये सबसे पहले कि बहुत ज्यादा ये लोग क्या करने लगे, मिलिट्री बनाने लगे। तो सबसे पहला जो इफेक्ट देखा गया वो यही था, दैट इज द क्रिएशन ऑफ द मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो इफेक्ट देखा गया वो था क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। व्हाट डू यू मीन बाय मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन? यानी कि ये दोनों देश जो थे, ठीक है ना, ये दोनों जो देश थे दोस्तों, वो क्या करने लगे, अपने अपने लेवल पे मिलिट्री बनाने लगे। अब ऑब्वियसली उनको ये डर था कहीं ना कहीं कि चलो हम
हमने बोला है कि हम आपस में लड़ाई नहीं करेंगे सामने सामने से, लेकिन अगर किसी ने शुरुआत कर दी तो हमें उसको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए दोनों ही कंट्री क्या करने लगे, अपने अपने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को तगड़ा करने लगे, यानी कि बड़ा बनाने लगे, क्योंकि जिसकी जितना ज्यादा मिलिट्री पावर रहेगा, जितना मिलिट्री फोर्स रहेगा, उतना उनके लिए अच्छा है। क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये लोग कोल्ड वॉर लड़ रहे हैं, ठीक है, कोल्ड वॉर चल रहा है, लेकिन यार सामने वाले ने धोखा दे दिया और वो अपने मिलिट्री के साथ हम पे अटैक कर दिया, हमारे पास मिलिट्री नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, हम तो हार जाएंगे ना। तो इसीलिए दोनों ही कंट्री अपने अपने तरीके से मिलिट्री को बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो ये टाइम पे क्या हो गया, बहुत सारे अलग अलग मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है तैयार करने लगे। जैसे अमेरिका ने नाटो नाम का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया। अमेरिका ने क्या किया, नाटो, इसका फुल फॉर्म मैं बता दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है, नाटो, ठीक है, NATO। तो नाटो नाम का एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फुल फॉर्म है दोस्तों नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक, देखो यहां पे नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, आप लिख सकते हो मैं जो बोला, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ये किसने शुरुआत किया, ये बनाया किसने, अमेरिका ने बनाया, ठीक है। अब सोवियत जो कंट्री था, सोवियत जो नेशन था, उसने भी सोचा हम भी बनाएंगे, क्योंकि हम भी पीछे नहीं हटेंगे और किसी से कम नहीं है, ऐसा उन्होंने सोचा। तो जो अमेरिका था तो चलो इसने ये बना लिया, लेकिन जो दूसरा था सोवियत यूनियन, उन्होंने बनाया वॉर्सो पैक्ट। उन्होंने क्या बनाया, वॉर्सो पैक्ट, ठीक है। ये किसने बनाया, सोवियत यूनियन ने बनाया। सोवियत नेशन, सोवियत यूनियन, जो भी आप बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ रहा है दोस्तों। देखो ये पॉलिटिकल साइंस होता ही ऐसा है, अगर आप इंटरेस्ट नहीं दिखाओगे तो हो सकता है आपको ना समझे, लेकिन अगर यार ये सब चीजें जो अगर आप समझना चाहते हो और गहराई में उतरना चाहते हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, सिविक्स, ऐसे जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसको नॉर्मली आपको इंटरेस्ट लेना पड़ता है। अगर आप थोड़ा इंटरेस्ट दिखाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। साइंस वगैरह में तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट आता है क्योंकि हम जानने के लिए इच्छुक होते हैं, लेकिन यार ये सब चीज भी ना कम नहीं होते, ये सब चीज भी अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता है। तो यार ये समझने की कोशिश करो कि यार एक जमाना था यार ये सब चीज हुआ करती थी कि यार अमेरिका ने एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर लिया मिलिट्री का, जिसका नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और वॉर्सो पैक्ट तैयार कर दिया सोवियत यूनियन ने, सोवियत नेशन ने, ठीक है। तो ये जो है अपने अपने लेवल पे क्या करने लगे, ये लोग मिलिट्री को तैनात करने लगे, बनाने लगे, और एक इन्होंने ये सोचा कि अगर जितना बड़ा हमारा मिलिट्री पावर रहेगा उतना हमें फायदा रहेगा, और हो सकता है अगर इन केस लड़ाई लड़ने की नौबत आ जाए तो हमारी मिलिट्री किसी से कम नहीं है, ऐसा दोनों का मानना था। तो ये था सबसे पहला हमारा इफेक्ट ऑफ कोल्ड वॉर। दूसरा इफेक्ट की अगर मैं बात करूं क्या इफेक्ट हो सकता है, तो दूसरा इफेक्ट था बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि जो वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में बंट चुका था। अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, देखो यहां पे, ठीक है, बाइपोलराइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। किसकी बात कर रहा हूं मैं, वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। अब जैसे कि मैंने बोला कि पूरे वर्ल्ड में उस दौरान सेकेंड वर्ल्ड वॉर जैसे खत्म हुआ, उस दौरान सिर्फ दो ही मेन पावरफुल थे। सबसे ज्यादा पावरफुल कौन था, अमेरिका। दूसरा कौन पावरफुल था या फिर बनने की कोशिश कर रहा था, कौन था, सोवियत नेशन। अब दोनों ही कंट्री एक दूसरे से खफा थे, दोनों ही कंट्री चाहते थे कि हमारा राज चले और हम ही पूरे वर्ल्ड पे डोमिनेंस करें, यानी कि हमारा दबदबा हो, ऐसा दोनों का मानना था। लेकिन यार जो वर्ल्ड था ना, जो बाकी के कंट्रीज थे वर्ल्ड में, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अदर कंट्री, यूरोपियन कंट्रीज हो गई, फ्रांस, इटली, ठीक है ना, जर्मनी, ये सब हो गए। एशियन कंट्रीज, चाइना, जापान, अदर कंट्रीज, इंडिया वगैरह, श्रीलंका वगैरह, पाकिस्तान तो चलो बाद में 1947 के बाद अलग हुआ हमसे, 1946 में, 1946-47 में जब हमारी आज़ादी हुई। तो वो दौरान बेसिकली क्या हो रहा था कि यार ये जो वर्ल्ड में जो सिचुएशन चल रहा था कि एक जगह था आपका अमेरिका, दूसरा जगह था सोवियत नेशन, तो कुछ यूरोपियन कंट्रीज ऐसे थे। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे एक्सप्लेन करूं कि समझ लो ये अमेरिका है, ठीक है, इधर ईस्ट में ना, आपको पता है ना, वर्ल्ड मैप सोचो, ये वेस्ट की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है, तो इधर आपका सोवियत नेशन है, ठीक है ना, एस। अब यहां पे कौन है, यहां पे बहुत सारे कंट्रीज है जिसमें क्या आता है, यूरोपियन कंट्रीज आते हैं, ठीक है। कौन है, यूरोपियन कंट्रीज है, ठीक है। चलो इमेजिन करते हैं ये क्या है, यूरोप है, पूरा का पूरा ये यूरोप है, ठीक है। अब हुआ ये कि बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थी यूरोप के अंदर, क्योंकि यूरोप पूरा एक कंटिनेंट है, ठीक है ना, और इसमें बहुत सारे क्या हो जाते हैं, एक तरीके से बहुत सारे ये आ जाते हैं, कंट्रीज आ जाते हैं। तो छोटे छोटे बहुत सारे कंट्रीज है, समझ लो ये कंट्री है, 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 ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है। अब कुछ कंट्रीज ऐसे थे जो अमेरिका को सपोर्ट करते थे, समझ लो ये इसने सपोर्ट किया, इसने सपोर्ट किया। तो हुआ ये था कि जो पूरा वर्ल्ड था वो दो हिस्सों में बंट चुका था, इसीलिए इसका टॉपिक का नाम क्या है, बाइपोलराइजेशन। दो हिस्सों में कैसे बढ़ गया था कि जो वेस्ट की तरफ कंट्री है, अब ये वेस्ट इलाका है ना, वेस्ट है, और ये ईस्ट है, आपको पता है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, आपको पता है ये वर्ल्ड मैप के हिसाब से। तो इस तरफ की कंट्रीज वेस्ट होती है, इस तरफ की कंट्री ईस्ट होती है, हम भी लगभग ईस्ट में आते हैं, साउथ ईस्ट में आते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारी कंट्री है, हमारी तो जाने दो, इंडिया की बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं अमेरिका और सोवियत यूनियन की, ठीक है, जो आज के डेट में रशिया है यहां पे। तो हुआ ये था, जो वेस्ट की तरफ जितने भी कंट्रीज थे, समझ लो ये इलाके में जितनी भी कंट्रीज थी वो अमेरिका से नजदीक थी, तो उनको ये डर था कि अगर हम अमेरिका का साथ नहीं देंगे तो अमेरिका हम पे अटैक कर देगा।
क्लियर है ना? ऑब्वियसली अगर मेरे बाजू में कोई रहता है बहुत पावरफुल, समझ लो मैं एक बिल्डिंग में रहता हूं, मेरे बाजू में एक नेता रहता है, समझ लो बहुत पावरफुल है, अगर मैं उसके खिलाफ हूं तो वो क्या करेगा? कभी भी मार सकता है मेरे को, या फिर कभी भी कुछ भी नुकसान पहुंचा सकता है। करेक्ट है, हो सकता है, लेकिन वो पावरफुल है मुझे पता है, तो मैं उसके साथ में रहूं, हाँ उसको अच्छे से पैम्पर करूं, उसको अच्छे से मैं देखभाल करूं और उसके हाँ में हाँ मिला के चलूं, तो मैं सेफ रहूंगा। करेक्ट है। तो सेम यहां पे भी क्या हो रहा था कि जितने भी यहां पे यूरोपियन कंट्रीज थी जो वेस्ट की तरफ थी, उन्होंने अमेरिका का साथ देना शुरू कर दिया, क्योंकि वो नजदीक था और उन्होंने ये सोचा कि कुछ भी हुआ तो अमेरिका मुझे सपोर्ट करेगा, और अगर कुछ बाई चांस होता है तो अमेरिका जो है वो अटैक नहीं करेगा हम पे। ठीक है, तो इसीलिए ये कंट्रीज अमेरिका को सपोर्ट करने लगी। और सेम उसी प्रकार जितने भी ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज थी यूरोप में, वो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करने लगी। क्यों? क्योंकि ये नजदीक था उससे, तो अगर उसके खिलाफ जाएंगे तो सोवियत यूनियन फटाफट उसको अटैक कर देगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए इनका भी मानना यह था कि यार क्यों ना हम क्या करें, दोस्ती बनाए रखें ताकि हम सेफ रहें। तो ये जो कंट्रीज थे, अलग अलग कंट्रीज जो थे, वो दो हिस्सों में बढ़ गए थे। वेस्ट वाले वेस्ट कंट्री यानी अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे, और ईस्ट वाले ये सोवियत यूनियन, सोवियत नेशंस, ऐसी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहे थे। ठीक है, तो इसी चीज से क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा टेंशन जो है वो क्रिएट हो गया था बेसिकली। क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं कि यह चीज आपको समझ में आ गया। तो सेम यही था कि अमेरिका जो था, अमेरिका जो चाहता था वो कैपिटलिज्म एस्टैब्लिश करना चाहता था और पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करना चाहता था। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कैपिटलिज्म। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड के ऊपर, क्योंकि उसका जो तरीका था वो अलग था, तो वो जो था कैपिटलिज्म फॉलो करता था अमेरिकन कंट्रीज। तो वो चाहता था कि हम पूरे वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर ले, और कब्जा मतलब क्या? डोमिनेंस। कब्जा मतलब क्या? डोमिनेंस करना, यानी कि हमारा ही लोग सुने, हमारे कंट्रीज के गुलाम बने रहे, हम उनको पैसा देंगे, उनको मदद करेंगे, और वो हम जो बात बोलेंगे वो मानेंगे, इस प्रकार से। ठीक है, पावरफुल बने रहे। तो ये अमेरिका चाहता था कि हम कैपिटलिज्म एस्टैब्लिश करें, और जो सोवियत यूनियन था, सोवियत नेशन था, वो भी यही चाहता था कि हम जो है हमारा पूरा डोमिनेंस पूरे वर्ल्ड के ऊपर स्थापित करें, हम जैसा बोलेंगे वैसा बाकी की कंट्रीज करें। लेकिन ये एस्टैब्लिश करना चाहता था सोशलिज्म। समझ में आ रहा है? तो एक तरफ था कैपिटलिज्म, दूसरा था सोवियत यूनियन का सोशलिज्म। तो ये दोनों के बीच में इसी मुद्दे के ऊपर बहुत ज्यादा बहस होती थी, और इसी के खिलाफ दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में थे, और इसीलिए ये जो कोल्ड वॉर है ये जो है चलता आ रहा था। और यही कारण जितने भी वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी वो क्या करते थे, कैपिटलिज्म को सपोर्ट करते थे, कैपिटलिज्म फॉलो करते थे, और इन शॉर्ट इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे, अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे। और उसी प्रकार जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज थी, जो ईस्ट की तरफ यूरोपियन कंट्रीज थी, वो सोवियत यूनियन को सपोर्ट करते थे। तो ऑब्वियसली जब वो सोवियत यूनियन को जब सपोर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या फॉलो करेंगे, सोशलिज्म को फॉलो करेंगे। तो इधर के लोग यानी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लोग सोशलिज्म फॉलो करते थे, और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के लोग कैपिटलिज्म फॉलो करते थे। तो इस प्रकार भेदभाव हो चुका था, और हमारा वर्ल्ड जो था वो लगभग दो हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। ठीक है, लेकिन क्या कुछ ऐसी भी कंट्रीज थी जो दोनों को ही सपोर्ट नहीं करती थी? हम नहीं डरते किसी से, हम नहीं सपोर्ट करेंगे, आपके झंझट में मेरे को नहीं फंसना है। ऑब्वियसली देयर आर सम कंट्रीज जो ये दोनों में से किसी को सपोर्ट नहीं करते थे, यानी कि उनके ब्लॉक में शामिल नहीं होना चाहते थे। इनका ब्लॉक था अलग अलग, इसका ब्लॉक था अलग, इसका ब्लॉक था अलग, यानी कि अगर कोई इनको सपोर्ट करेगा तो इनके ब्लॉक में आ जाएगा, अगर कोई कंट्री इनको सपोर्ट करेगा अमेरिका को तो ये इनके ब्लॉक में आ जाएगा। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी भी थी जो दोनों को ही सपोर्ट नहीं करती थी। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारी खुद की है इंडिया। इंडिया ने किसी को सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि उनकी हालत खुद ही खराब थी यार। आजादी के बाद ब्रिटिश छोड़ के चले गए हमको, आजादी के बाद 1947 के बाद हम लोग को खुद पता नहीं था कि यार गवर्नमेंट कैसे बनानी है, क्या करना है। तो बहुत सारी चीजें होने लगी ना, 1950 में संविधान बनाया गया, तो ये खुद ही बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्टेज चल रहा था। और वो टाइम पे प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, तो उनका बहुत बड़ा यहाँ पे एक फैक्टर है और बहुत बड़ा एक मूवमेंट के हिस्सा रह चुका है हमारा इंडिया, जो कि था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। लेकिन ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट आज नहीं पढ़ाऊंगा, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। अभी कुछ चीजें और बताना बाकी है। ठीक है, तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं इफेक्ट्स ऑफ कोल्ड वॉर, इसी में आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में आता है। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो है उसको हम लोग अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 4 में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा चीजें और बची हुई है, इसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैं आपको बात बोल रहा था, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। पहले क्रिएशन ऑफ मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, ये क्लियर हो गया होगा, और दूसरा किस प्रकार वर्ल्ड हमारे दो हिस्सों में बंट चुका था वो आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे तीसरे इफेक्ट के ऊपर। तीसरा इफेक्ट क्या है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूं, एक सेकंड दे दो मेरे को। ओके, ये हो गया कैपिटलिज्म सोशलिज्म का टॉपिक, यानी इफेक्ट जो था हमारा, क्या नाम था, बाइपोलराइजेशन। वर्ल्ड दो हिस्सों में बंट चुका था, ये आपको समझ गया होगा। ठीक है ना। अब तीसरा कंडीशन ये है, तीसरा कंडीशन, चलो मार्कर चेंज कर लेते हैं। थर्ड कंडीशन जो था वो था आर्म्स रेस। आर्म्स रेस। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको आर्म्स का मतलब नहीं पता होगा। वो लोग सोचेंगे आर्म का मतलब होता है कंधा या हाथ, जो होता है ना, बोलते हैं ना ये आर्म है मेरा, ये आर्म है मेरा, फोर आर्म्स सुना होगा नाम, फोर आर्म्स बहुत ज्यादा फेमस कैरेक्टर था कार्टून में। ठीक है ना। चलो बात की बात है,
ओके, मैं क्या बता रहा था आपको, आर्म्स रेस। अब ये जो आर्म्स रेस है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअल में ये जो आर्म होता है, इसका मतलब होता है हथियार। आर्म्स को हम लोग साइंटिफिक तरीके से या फिर एक लाइक हम लोग बोलते हैं ना वॉर के नजरिए से देखें तो आर्म का मतलब होता है हथियार रखना, ठीक है ना, हथियार होता है। अब रेस लग गई हुई थी, तो यार हथियार की क्या रेस लगी थी यार, ये सोचने वाली बात है। तो यार हथियार की ये जो रेस है ना, वो ये लगी थी कि जैसे मैंने बोला कि ये दो कंट्री थी, अमेरिकन कंट्री और एक कौन सी, सोवियत यूनियन कंट्री। तो ये दोनों जो कंट्री थी, ये दोनों अपने अपने नजरिए से क्या थे, जैसे उन्होंने मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना दिया था। अब उनका ये था कि यार हम मिलिट्री तो बना लेंगे, लेकिन उनके हाथ में हथियार ही नहीं रहेगा तो लड़ेंगे कैसे, समझ में आ रहा है। और वो टाइम पे टेक्नोलॉजी आ गई थी लगभग, थोड़ा बहुत तो सबके पास टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि वर्ल्ड वॉर उसके पहले जस्ट कंप्लीट हुआ था, सेकंड वर्ल्ड वॉर। तो यानी कि ये जो दो कंट्री थी, अमेरिका और ये जो सोवियत नेशन थे, वो दोनों ही आपस में रेस में लगे हुए थे कि कौन कितना ज्यादा हथियार बनाएंगे। अमेरिका बोलता था मैं ऐसे ऐसे हथियार बनाऊंगा कि चुटकी बजाते ही ये सोवियत नेशन अगर हमसे लड़ने आता है तो हम उसको हरा देंगे, उसकी मिलिट्री को हरा देंगे। सोवियत यूनियन भी उल्टा वही बोलता था कि हम तुमसे ज्यादा हथियार बनाएंगे और तुमको भी चुटकी में हरा देंगे। तो दोनों का तरफ से ऐसे ही चल रहा था। तो हुआ यह था कि दोनों ही सुपर पावर्स ने स्टार्ट कर दिया था बहुत ज्यादा तादाद में आर्म्स को बनाना, यानी अलग अलग आधुनिक हथियार बनाना, बहुत ही बड़े बड़े हथियार, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स, जो एक ही बार में इंसान या फिर जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन उसको खत्म कर से डिस्ट्रक्टिव वेपन्स हो गए। ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी के बेस पे वेपन्स, हथियार, बंदूकें, तोप, ये सभी चीज उन्होंने बनाना जो है वो शुरू किया। बाद में क्या हुआ, कुछ समय के बाद उनको रियलाइज हुआ, यानी कि ये दोनों जो कंट्रीज थी, अमेरिका और सोवियत नेशन, इनको दोनों को रियलाइज हुआ कि यार ये जो हम कर रहे हैं क्या वो सही है, नहीं सही है। ऑब्वियसली उनको समझ में आ गया कि यार अगर हम ये इतने ज्यादा हथियार तादाद में बनाएंगे और हमारे पास या फिर सामने वाले कंट्रीज के पास इतने ज्यादा हथियार रहेंगे तो ये पूरे वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है और वर्ल्ड वॉर 3 की नौबत आ सकती है। वर्ल्ड वॉर 1 देख लिया सबने, वर्ल्ड वॉर 2 देख लिया, कितना डिस्ट्रक्शन हुआ, कितना इकोनॉमिक कंडीशन खराब हुआ, कितने लोग मारे गए, कितना नुकसान हुआ देश का। तो वो लोग नहीं चाहते थे कि वर्ल्ड वॉर 3 हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर तो चल रहा था, शीत युद्ध तो चल रहा था ना। तो ये लोग ने डिसाइड ये किया कि ये जो चीज चल रहा है इसको हम लोग हथियार के ऊपर नहीं लाएंगे, अब इसको हम बनाना बंद करते हैं। तो ये जो आर्म्स रेस था, इसमें सबसे पहले तो वो लोग स्टार्टिंग में रेस में लगे हुए थे, मैं इसको हराऊंगा, मैं इसको हराऊंगा, मैं ज्यादा हथियार बनाऊंगा, वो ज्यादा हथियार बनाएगा, दोनों दौड़ रहे थे रेस में। लेकिन हुआ ये कि जब बीच के रास्ते में पहुंच गए लोग तो उनको समझ में आ गया कि नहीं, ये हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो इन्होंने वो आर्म्स एक्ट को, मतलब जो आर्म्स वो लोग हथियार जो बना रहे थे उसको फौरन रोक दिया, उसको तुरंत रोक दिया। एंड उसके बाद उन्होंने शुरू किया ये जो आर्म्स एंड जो आर्म्स था ना उसको डिसआर्ममेंट बोलते हैं, जिसको डिसआर्ममेंट करना शुरू किया। यानी कि एक तरीके से अगर मैं बात बोलूं तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पे, डिसआर्ममेंट। डिसआर्ममेंट मतलब जो हथियार उन्होंने बनाया था उसको डिसमेंटल करना, यानी कि वापस से तोड़ के उसको लोहा बना देना या फिर कुछ भी कर देना, मतलब हथियार को डैमेज कर देना, इन शॉर्ट उसको डिस्ट्रक्ट कर देना। तो इतने सारे हथियार हो गए थे, तो उन्होंने जब रियलाइज किया कि नहीं ये गलत है और इतने हथियार नहीं होने चाहिए किसी भी कंट्रीज के पास, तो वो लोग ने अपना अपना हथियार को कंट्रोल करना और उसको डिसआर्म करना शुरू कर दिया, यानी कि डैमेज करना और वापस करना शुरू कर दिया। क्लियर है। और यही चीज ये पूरे पीरियड के दौरान, ये जो वक्त था, ये पूरे पीरियड के दौरान, यही टाइम के दौरान ये सब चीजें होने लगी। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं कि यार ये सब चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और लास्ट इफेक्ट है, यानी कि आज के जो लेक्चर में हम पढ़ाने वाले आपको, वो जो कि है फोर्थ वन, ठीक है ना। चौथा क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। फोर्थ टाइप ऑफ इफेक्ट, 3 तो हमने पढ़ लिया, अब चौथा टाइप का इफेक्ट क्या है ये हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। इसको मैं रफ कर लेता हूं और चौथा हेडिंग डालता हूं आपके लिए। तो फोर्थ है हमारा, दैट इज क्रिएशन ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। वाओ, ये भी बहुत अच्छा, ठीक है, क्रिएशन ऑफ रीजनल। अब आपको पता है रीजन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर जगह। तो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी बनने शुरू हो गए। अब इसका मतलब क्या होगा, तो ऐसे बहुत सारे जो कंट्रीज थे, ठीक है ना, और इनका एक पर्टिकुलर इलाका था, अमेरिका में होगा, सोवियत यूनियन में अलग होगा। तो ये जो कंट्रीज के लोग थे, जो डेवलपिंग नेशंस थे ना, उन्होंने अपना रीजन लेवल पे एस्टैब्लिश करना शुरू किया, यानी कि बहुत सारे रीजन्स को एक्वायर करना शुरू किया। और इनका ये था, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे, ऐसे ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थे जो इनको क्या कर रहे थे, कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे थे। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो कि यहां पे इकोनॉमिक जो कंडीशन था, ये बैलेंस रखने के लिए और बनाए रखने के लिए ये जो चीजें हैं वो करनी पड़ी। तो बहुत सारे ऐसे यूरोपियन कंट्रीज जो थे वो साथ में मिलके आए, ठीक है ना, दे केम टुगेदर एंड उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक तरीके से रीजनल ऑर्गेनाइजेशन बनाना शुरू किया। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ था, उसका नाम है एशियान। अब एशियान का मतलब आपने शायद पढ़ा होगा, अगर आप थोड़ा भी स्टडी करते हो ये सब चीज के ऊपर, इसका मैं फुल फॉर्म लिखूंगा, टेंशन मतलब, एशियान।
ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म होता है ASEAN, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों जो कि है आपका एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। देखो, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, समझ में आ रहा है? लिख दो यहां पे, अगर आपको कंफ्यूजन लग रहा है तो मैं यहां पे लिख के भी बता सकता हूं आप लोग को, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ब्लैक मार्कर से लिखता हूं, ठीक है, एक मिनट। क्या लिखना है मेरे को? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी कि वो दौरान जितने भी साउथ ईस्ट की तरफ जितने भी एशियन कंट्रीज होंगे वो इसमें आ जाते थे। यानी कि इन्होंने एक रीजन के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया, एक तरीके से सब कंट्रीज ने मिलके, यूरोपियन कंट्रीज ने मिलकर तैयार किया, और उसका नाम रखा ASEAN, यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब इसमें कौन कौन से नेशन आ जाएंगे? तो इसमें जो नेशंस थे वो कौन थे? जैसे कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन, सिंगापुर, थाईलैंड, ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हो मैं जो बोल रहा हूं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया एंड फिलीपींस। क्या बोल रहा हूं मैं? वापस रिपीट कर रहा हूं, सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया और फिलीपींस। ये 5-6 जो देश थे, 1 2 3 4 5 कंट्रीज जो थे, इन्होंने मिलके साउथ ईस्ट एशिया में, जो साउथ ईस्ट की तरफ जो कंट्रीज है, ठीक है, हमारा इंडिया थोड़ा सा अलग आता है, ठीक है, साउथ ईस्ट में यानी ज्यादा ही ईस्ट में चला गया। जैसे कि आपका मैंने नाम लिया क्या, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड और आपका इंडोनेशिया और फिलीपींस। तो ये कुछ कंट्रीज ने मिलकर एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन तैयार किया जिसको हम लोग बोलते हैं एशियान, और इन्होंने ये तैयार करके और बहुत सारे यहां पे चीजें जो है वो की। क्लियर है? अब ये जो चीज हमने डिस्कस किया, इसके बाद जैसे मैंने बताया कि ये जो चीजें होने के बाद बहुत सारे ऐसी कंट्रीज थे जिन्होंने कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया था, जिन्होंने साफ साफ बोल दिया था कि हम दोनों में से किसी भी कंट्रीज को सपोर्ट नहीं करेंगे और हमको कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए, जैसे बाकी के नेशंस ने बनाया था। तो ऐसे बहुत सारे कंट्रीज थी, जैसे कि आपके इंडिया थी, श्रीलंका थी, अदर कुछ कंट्रीज थे, तो इनका कोई भी योगदान नहीं था। तो ये जो मूवमेंट क्रिएट किया गया था, इसी को कहा जाता है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो ये जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में ये एग्जैक्टली क्या हुआ था, कौन कौन सी कंट्रीज थे, और इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे इंडियन के प्राइम मिनिस्टर थे वो टाइम पे, इनका क्या रोल है, ये सभी चीज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। आज नहीं, लेकिन अगले लेक्चर में जरूर से डिस्कस करेंगे, जैसा मैंने आपको बोला, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो था, जिसमें आपको बहुत सारे कंटेंट्स हमने आज आपको बताए हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो लेक्चर नंबर 4 जल्द से जल्द मैं आपके लिए लेकर आ जाऊंगा, जिसमें हम लोग आगे के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट्स के कुछ फैक्टर्स, कुछ चीजें डिस्कस करेंगे, और ये चैप्टर को पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट करने की, ठीक है दोस्तों। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके बताइएगा, अपनी राय और सजेशन जरूर से दीजिएगा दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया है, अच्छा लगा दोस्तों, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर से कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में एक बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे ना, आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।